चलिए स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आरबीसी और हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक टॉपिक बच गया था हमारा ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। वो जो है हम है ना, किसी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। और डब्ल्यूबीसी एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जो है ये डब्ल्यूबीसी पढ़ा दें, ठीक, एक ही लेक्चर में। तो अच्छे से समझिए आप लोग। देखिए डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी जो है तरीके से इसको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। क्योंकि डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल, इसलिए है ना, इसका मतलब ये हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरीके से हमारे ब्लड में है ना हजारों में होता है। मतलब जैसे आरबीसी था तो आरबीसी का जो काउंट था कितना था, मिलियंस में पाया जाता था, बट ये हजारों में होता है। अगर इसका नॉर्मल काउंट देखें एडल्ट में तो 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, ये नॉर्मल काउंट है। बट अगर इन्फेंट की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है इन्फेंट में। ठीक है, और एडल्ट में कितना होता है? 4,000 से लेकर 11,000, यानी 4,000 टू 11,000। ठीक, देखिए जो डब्ल्यूबीसी एक तरीके से हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म, यानी एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और एक तरीके से सिपाही की तरह ना, सोल्जर की तरह ही काम करता है। हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन या बैक्टीरिया जब अटैक करता है ना, या हम लोगों को है ना स्किन पर रैसेज है ना, रैश पड़ जाता है, या कहीं हम लोग धूप में जाते हैं, या कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल से हम लोग जो है एक्सपोज होते हैं, तो उस टाइम जो हमारी डब्ल्यूबीसी जो है एक्टिव हो जाती है और उस पैथोजन या बैक्टीरिया से हम लोगों को बचाती है। तो डब्ल्यूबीसी एक तरीके से सिपाही की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखें, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है तरीके से अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, यानी क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जिसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है, और कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसा होता है जिसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होगा, यानी अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलता है, और न्यूक्लियस भी होता है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर आरबीसी से इसको कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका साइज बड़ा होता है, यानी ये 10 टू 20 माइक्रोमीटर तक जाता है। आरबीसी का तो साइज 7.2 ही माइक्रोमीटर था, लेकिन उससे ये साइज में बड़ा होता अगर कंपेयर करने को बोला जाए तो। ठीक है, इसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट था। क्लियर बात। इसका लाइफ स्पेन कम होता है, और आरबीसी का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 120 डेज का होता है। इसका 1 टू लेकर 15 डेज तक जाता है। ठीक है, तो अगर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स की बात करें है ना डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में देखिए कुछ तो ऐसे हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है, जैसे न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है, जैसे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप में बढ़ गया, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। ठीक है, मोनोसाइट में जब ये बन रहा होता है स्टेम सेल से, है ना,
तो मेच्योर होता है, तो कुछ ग्रेन्यूल्स दिखते हैं लेकिन वो माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, इसलिए मोनोसाइट को भी एक ग्रेन्युलोसाइट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हमारे WBC में, है ना, नंबर में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है। मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ WBC इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो आइए एक एक करके सीखते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट इसको भी कहते हैं। ल्यूकास का मतलब होता है व्हाइट और सेल का मतलब होता है सेल। तो ये दो टाइप्स का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या हुआ, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होता है उसको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स एब्सेंट होता है उसको एग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। अब ग्रेनुलोसाइट्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है, यूसिनोफिल आता है और बेसोफिल आता है। एग्रेनुलोसाइट्स में आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो है क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होता है ये, और इसका जो साइज होता है ये 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है ना। लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होता है वो दो तरह का होता है। कुछ ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, यानी जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, देखिए, तो यानी 10 to 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, और इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, मल्टी लोब होता है। मल्टी लोब यानी कई लोब पाया जाता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में कई लोब होते हैं, तो मल्टी लोब होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, PMNL, है ना, पॉलीमॉर्फो 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 न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आपको क्वेश्चन पूछेगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन है, तो क्या बोलोगे, न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल। क्यों, क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, किसी किसी न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस 2 या 3 रहेगा, किसी में 4 है, किसी में 5 रहेगा, तो ये रूप बदलता रहता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो न्यूट्रोफिल आप बताएंगे। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये दोनों तरह का स्टेन लेता है। कुछ तो एसिडिक स्टेन लेता है, एसिडिक स्टेन लेता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो कोई भी स्टेन ले सकता है। एसिडिक भी स्टेन लेता है और बेसिक स्टेन भी लेता है। बेसिक स्टेन तो ये पिंकिश और ब्लू दोनों कलर का दिखेगा, यानी साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें रेड पोर्शन भी दिखेगा और ब्लू कलर का भी पोर्शन दिखेगा, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोला जाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में ये होता है 45 से लेकर 75% तक होता है। यानी न्यूट्रोफिल जो होता है 45 से 75% तक ये होता है हमारे WBC में। यानी अगर बात करें WBC में 100 में, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है। मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ WBC इज न्यूट्रोफिल, क्योंकि एक तरीके से हमारे ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया या पैथोजन, है ना। और कहीं भी अगर हम लोगों को चोट लग जाए या कोई पैथोजन आता है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही जाता है ना। सबसे पहले तो जो दौड़ कर जाता है वो न्यूट्रोफिल ही जाता है। और अगर देखा जाए इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक तरीके से बैक्टीरिया या पैथोजन के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, मारने का काम करते हैं एक तरीके से ये। तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, है ना, कुछ एंजाइम्स रखती हैं जैसे प्रोटीएजेस, माइलो परऑक्सीडेजेस, है ना, इलास्टेजेस। तो एक तरीके से एंजाइम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, ये प्रोटीजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस और इलास्टेजेस। कहाँ से निकलते हैं, ये न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एक एंजाइम रखता है जिसको बोलते हैं NADPH। इसका फुल फॉर्म है निकोटामाइड
एडेनिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेटेज फास्फेटेज ऑक्सीडेज। ठीक है, ठीक। निकोटामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ऑक्सीडेज, इसका फुल फॉर्म होता है NADPH। ये न्यूट्रोफिल के मेम्ब्रेन पे ये होता है। तो ये एक तरीके से क्या दो ऑक्सीडेंट बनाता है, O2 माइनस और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक तरीके से ऑक्सीडेंट है और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बैक्टीरियोसाइडल है। क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, O2 माइनस और H2O2। ठीक, तो इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, प्रोटीजेस, माइलोप्रोटीजेस, इलास्टेजेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। NADPH इसका मेम्ब्रेन रखता है, जो O2 माइनस और H2O2 क्या बनाता है, ऑक्सीडेंट बनाता है, जो बैक्टीरियोसाइडल है ना। साथ ही साथ इसका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है और भी रखता है, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक तरीके से क्या करता है ना, कभी भी हम लोगों को जब चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद में क्या होता है, ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे इसको ब्लड वेसल्स को अगर है ना रप्चर कर दी है तो उसका क्या होना चाहिए, है ना, हीलिंग होना चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल है ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करता है, केमिकल्स है जो प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाता है। और ये प्लेटलेट्स जब यहाँ पे पहुंचेगा तो एक तरीके से इसको क्या कर देगा, सिलने का काम करता है एक तरीके से, है ना। तो ये हील कर जाएगा हमारा ब्लड वेसल्स। तो एक तरीके से ये हो गया, इसमें ये काम आता है। तो पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह बचाता है हम लोगों ने देखा न्यूट्रोफिल। ठीक है, और ये एक तरीके से हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। हमारे ब्लड की मतलब WBC की बात करें तो सबसे ज्यादा WBC में कौन होता है, न्यूट्रोफिल होता है। और ये इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या क्या रखता है, प्रोटीजेज, माइलोप्रोटीजेज, इलास्टेजेज। इसका मेम्ब्रेन क्या रखता है, NADPH एक एंजाइम है। और ये क्या बनाता है, O2 माइनस H2O2। ठीक है, ऑक्सीडेंट है ये। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बुलाता है, जो ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती है ना। तो इस तरह हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो हील कर जाता है। फिर हम बात करेंगे यूशनोफिल की। हमने ये भी बताया न्यूट्रोफिल कैसा होता है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिकोसाइड इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल की, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस वो कैसा होता है, मल्टी लोब होता है ना। वो बात कर चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे यूशनोफिल के बारे में। तो जो यूशनोफिल है, यूशनोफिल एक तरीके से इसका जो साइज होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, 10 to 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, परसेंटेज की बात करें हमारे WBC में इसका परसेंट कितना होता है, तो 1 से 6% होता है, 1 से 6% होता है। ठीक, और एक तरीके से इसके जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यानी सॉरी बाई लोब न्यूक्लियस, बाई लोब न्यूक्लियस बिल्कुल, है ना, हेडफोन की तरह होता है ये बाई लोब न्यूक्लियस। और इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, यूशनोफिल है भाई, तो एसिडिक स्टेन लेता है। कैसा लेता है, जो साइटोप्लाज्म कैसा लेता है, एसिडिक स्टेन, पिंकिश कलर का दिखता है इसको साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। और इसके जो साइटोप्लाज्म है ना ग्रेन्यूल्स, वो क्या रखते हैं, एंजाइम्स रखते हैं, एंजाइम्स एक तरीके से लीथल सब्सटेंस रखते हैं एक तरीके से इसके ग्रेन्यूल्स, जो पैथोजन या पैरासाइट को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन से लीथल सब्सटेंस है अगर बात करें तो उसमें आता है जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है, कौन कौन सा लीथल सब्सटेंस रखता है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बात करें तो क्या रखता है, ये ईओसिनोफिल पेरोक्सिडेज, ईओसिनोफिल पेरोक्सिडेज। ये क्या करता है, हेलमिंथेस के लार्वा को डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेलमिंथेस के लार्वा को। ठीक है, और क्या रखता है, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये मेजर बेसिक प्रोटीन क्या है, ये एक तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू ईओसिनोफिल पेरोक्सिडेज। ये मेजर बेसिक प्रोटीन बहुत इफेक्टिव है और ये जल्दी मार देता है हेलमिंथेस के लार्वा को। ठीक है, मेजर बेसिक प्रोटीन। साथ ही साथ ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो मान लीजिए कोई टिश्यू है, तो टिश्यू में मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हुआ तो उस टिश्यू से क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है।
टॉक्सिक मटेरियल, है ना। तो ये जो यूसनोफिल है ये ऐसा सब्सटेंस निकालता है जो यानी एक तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है एक तरीके से। कैसे? ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है तरीके से। कैसे? ये इसके जो क्या कहते हैं, ये जो टॉक्सिक मटेरियल इसको क्या कर देता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, और साथ ही साथ फॉरेन पार्टिकल को भी क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि एलर्जी हुई है तो एलर्जी के दौरान टॉक्सिक मटेरियल या इन्फ्लेमेशन होता है तो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है, तो ये फिर क्या करता है, उसको टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, साथ ही साथ एलर्जी रिएक्शन को भी क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। एलर्जी रिएक्शन को सप्रेस करने का काम यूसनोफिल करता है। ठीक है, साथ ही साथ पैरासाइट से हम लोगों को बचाता है। तो ये हम लोगों ने देखा, और इसका परसेंटेज हमारे ब्लड में WBC में अगर देखा जाए तो 1 से 6% होता है। ठीक, यूसनोफिल क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल, तो बेसोफिल अगर देखा जाए तो नाम ही से पता है कि बेसिक स्टेन लेगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है ये एस शेप का होता है, यानी बाइलोड भी बोल सकते हैं या एस शेप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, न्यूक्लियस बाइलोड होता है, और इसका जो साइज होता है 8 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। परसेंटेज में बात करें तो 0 से 2% होता है पूरे WBC में। सबसे कम जो होता है वो सारे WBC में सबसे कम जो होता है वो बेसोफिल ही होता है। कौन? बेसोफिल। ठीक है, ठीक, ये इसका नंबर कब बढ़ता है, मान लीजिए एलर्जी हो गई है, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरीके से, एलर्जी के रिस्पॉन्स ये तरीके से एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एलर्जी होती तो उस टाइम इसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक, या स्किन डिसऑर्डर हो गया, स्किन डिसऑर्डर में इसका नंबर बढ़ जाता है यूसनोफिल का, क्योंकि जो बेसोफिल का नंबर, क्योंकि बेसोफिल जो होता है वो रिजेंबल करता है हिस्टामिन की मास्ट सेल की तरह। मास्ट सेल कहाँ होता है? हमारे टिश्यू में होता है। ठीक है, मास्ट सेल भी बनता है हमारे बोन मैरो में, बट ये अलग सेल से बन रहा है, इसका प्रिकर्सर मतलब दूसरा होता है। ठीक है, तो ये भी बोन मैरो में बनता है मास्ट सेल, बट ये टिश्यू में होता है मास्ट सेल। और जो क्या कहते हैं बेसोफिल है ये हमारे ब्लड में होता है। ये दोनों एक ही तरह काम करते हैं, है ना। ये भी क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन सिक्रेट करता है ये, साथ ही साथ हिपेरिन सिक्रेट करता है ना। और ठीक है, हिस्टामिन, हिपेरिन, और क्या करता है ये, सीरोटोनिन। ठीक है, एक तरीके से ये सिक्रेट करता है बेसोफिल। ठीक, तो जब हमको क्या कहते हैं, जब हम लोगों को घाव जब भर रहा होता है उस टाइम, तो इस टाइम क्या होता है, बेसोफिल का नंबर बढ़ जाता है। या एलर्जी हुई है तो उस टाइम, एलर्जी के टाइम भी ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होता है तरीके से, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एलर्जी को ठीक करने के लिए WBC में ही एक आता है जिसको हम बोलते हैं यूसनोफिल। तो एक तरीके से एलर्जी भी होती है WBC की वजह से, और सप्रेस भी होती है WBC की वजह से, सप्रेस होती है। ठीक है, सबसे कम नंबर होता है बेसोफिल का। ठीक, और इसका जो साइटोप्लाज्म है बेसिक स्टेन लेता है। कौन सा स्टेन लेता है? बेसिक स्टेन लेता है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स क्या क्या रिलीज करते हैं, तो हिपेरिन लिख दिया आप। हिपेरिन क्या है? एक तरीके से एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट करता है, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा हिपेरिन। हिस्टामिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को रप्चर कर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। तो ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन होता है हम लोगों को, तो ब्लड वेसल क्या होता है? डायलेट कर जाता है, तो उसमें WBC निकल जाएगा, RBC निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग को एडिमा हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हुआ, रेडनेस दिखने लगता है हम लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो इसी के ग्रेन्यूल्स ये सारे जो मटेरियल्स निकलते हैं बेसोफिल के। ठीक, आगे बढ़े तो ग्रेनुलोसाइट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है? उसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पहला है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं दिखता है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो। ठीक है, हालांकि होता है लेकिन दिखता नहीं है कुछ। ठीक है, तो अगर देखें तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है कैसा होता है? किडनी शेप होता है। सॉरी, जो इसका न्यूक्लियस है कैसा होता है? किडनी शेप, किडनी शेप का होता है। और इसके साइज की बात करें तो 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। सबसे ज्यादा अगर लार्ज साइज का होता है कोई भी WBC में तो कौन होता है? मोनोसाइट। ये आप ध्यान से रखिएगा, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा सबसे नंबर में कौन सबसे ज्यादा होता है तो न्यूट्रोफिल, और साइज में सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट, और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे
नंबर क्या ना परसेंटेज में सबसे कम कौन होता है, तो आपका आता है बेसोफिल। परसेंटेज में सबसे कम कौन होता है, बेसोफिल। ठीक है। साइज में सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट। ठीक। 14 to 18 माइक्रोमीटर का होता है, इसका न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, क्लियर है चीज। तो अगर देखा जाए तो मोनोसाइट है, मोनोसाइट में भी क्या साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में उसमें क्या होता है, ठीक है, ये रिलीज करता है। तो होते उसमें है इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 1 होता है। कॉलोनी फार्मिंग, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ना, लाइक मोनोसाइट, इसके ग्रेन्यूल्स में होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसके साइटोप्लाज्म से रिलीज होता है ये। ठीक है, इससे मोनोसाइट से सीक्रेट होता है ये। तो किडनी शेप का होता है ये, इसका साइज 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। इंटरल्यूकिन ये रिस्पांसिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मोनोसाइट ये रिस्पांसिबल होता है मोनोसाइट की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। जब इसका नंबर कम हो रहा होता है तो ये रिलीज करता है, तो स्टेम सेल पे जाएगा, कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट वहां से, है ना, तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिक ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट वहां पे जाएगा और वहां से वो स्टिमुलेट कर देगा, तो मोनोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जो मोनोसाइट है ये बनता कहाँ है, बोन मैरो में। हम लोग ने सीखा था कि बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो के बनने के बाद में ये हमारे ब्लड में आ जाता है, तो 48 to 72 आवर्स के बाद फिर ये कहाँ चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है। और टिश्यू में जाने के बाद ये अपना साइज बढ़ा लेता है, और साइज यानी साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये बढ़ा लेगा। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यानी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा लेगा, तो इस साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, मोनोसाइट। तो इसको हम लोग जब टिश्यू में चला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोल देते हैं। जैसे स्प्लीन में, कप्फर सेल में, ओ सॉरी स्प्लीन, लीवर है ना, मैक्रोफेज इसको बोलते हैं। तो अगर टिश्यू में ही है तो उसको फिक्स्ड मैक्रोफेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टिश्यू में। अगर इधर उधर गया नहीं तो फिक्स्ड मैक्रोफेज कहलाता है। और सिस्टम बन जाता है, उसको बोलते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। इसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी बोला जाता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, तो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम क्या है, जब ये ब्लड में आता है ना, बोन मैरो से बनने के बाद ब्लड में आएगा, 48 से 72 घंटे के बाद ये हमारे टिश्यू में आ जाएगा, और टिश्यू में आने के बाद ये अपना साइज बढ़ाएगा, देन वो माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। कोई पूछे कि मैक्रोफेज का प्रिकर्सर है कौन है, तो आप क्या बताओगे, मोनोसाइट बताओगे। ठीक है, परसेंटेज में कितना होता है, WBC में 2 to 6% होता है। ठीक, अब लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट क्या है, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है हमारे ब्लड में, बॉडी में। तो ये जो लिम्फोसाइट, इसका साइज में जो न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत बड़ा होता है, और साइटोप्लाज्म जो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, और इसका साइज जो होता है 7 to 12 माइक्रोमीटर तक होता है। दो तरह का होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। अगर देखा जाए फंक्शन के बेस पे, है ना, तो लिम्फोसाइट जो है दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, किसके लिए, सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। और बी लिम्फोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। टी सेल और बी सेल, देखो लिम्फोसाइट बनता दोनों बोन मैरो में ही है, लेकिन अगर इस लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन टी सेल में होगा तो उसको टी लिम्फोसाइट बोला जाएगा, और अगर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन में ही हो जाए तो उसको बी लिम्फोसाइट बोला जाएगा। क्लियर है बात। कितना होता है ये, 20 to 30% होता है। इस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो हम लोग इम्यूनिटी वाले में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लें आज कि जो WBC का जो फॉर्मेशन होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके फॉर्मेशन या डेवलपमेंट यानी मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं, लीकोपोइसिस बोलते हैं, लीकोपोइसिस। हम लोगों ने देखा था कि इरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसे है लीकोपोइसिस होता है। तो यानी जो स्टेम सेल है वो कन्वर्ट हुआ था कमिटेड, जो स्टेम सेल है वो कन्वर्ट हुआ था कमिटेड, है ना, प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल में। और ये कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल कन्वर्ट हुआ था किसमें, माइलॉइड स्टेम सेल में। किसमें, माइलॉइड स्टेम सेल में, या कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट
भी बोलते हैं, ठीक है। और किसमें कन्वर्ट हुआ था? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट स्टेम सेल। तो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से क्या क्या बना था? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बना था। फिर क्या बना था? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट बना था, ठीक है। और क्या बना था? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट से क्या बनेगा? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल बनेगा, साथ ही साथ मोनोसाइट भी बनेगा, ठीक है। क्लियर हो यह चीज? तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जब डब्ल्यूबीसी का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम, तो कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा? ये क्या करेगा? ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा, है ना। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, तो ये न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट बनाना स्टार्ट कर देगा। जिसको जब जिसका जरूरत होता है उस टाइम वो बनता है, ठीक है। ठीक है, ये अलग तरीके से बनेगा, अलग तरीके से बनेगा, अलग तरीके से बनेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, ठीक है। फिर आता है कॉलोनी उसके बाद ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो फिर क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट कर देगा। फिर मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा? मोनोसाइट यहाँ जो बन है यहाँ पे, इसको स्टिमुलेट कर देगा, है ना। तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूकोपोइसिस में इस तरह से होता है। और ल्यूकोपोइसिस में जब ये स्टिमुलेट कब होता है? जब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, तो ये सब सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में रिलीज होने लगते हैं और एक तरीके से ल्यूकोपोइसिस करवाते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज? हम लोग देख ही लिया फंक्शन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हम लोगों ने देखा, ठीक है, किस तरह काम करती हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।